Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Welcome to the class. I hope I am audible and visible to you people. क्या मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? फटाफट से एक बार तेजी से मुझे बताओगे। क्यों भाई? लाला सुनाई और दिखाई दे हलवान की नहीं? घरे मोड़ा। आ जाओ आ जाओ। वेलकम 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 टू दिस सेशन। क्या हाल है? कैसा चल रहा है सब कुछ? बताइए। एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, पीपल एज रिसोर्स। इकोनॉमिक्स में 2 चैप्टर और बचे, इकोनॉमिक्स की बुक खत्म। इकोनॉमिक्स की बुक खत्म हो जाएगी। कैसा लगता है ना जब अपन अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर, थोड़ा सा 6 7 8 महीने तक तो अपन ने डिटेल में एक चीजें पढ़ी, और अपन 45 महीने में क्रैश कोर्स में फटाफट फटाफट सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो मस्त फीलिंग है। तो आज हमारे पास में सेकंड चैप्टर है। चैप्टर हमारा व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। 2 हिस्सों में वो है। पेन कहां? पेन घूम गई मेरी। रुक जाओ यार जरा, पेन कहां गई? देखो जरा। क्या है यार? रुको यार, पेन घुमा दी। कहां गई पेन? घुमा दी। वाह यार संदीप, नागराज से कटवाऊंगा तुम्हें, रुको भी। चलो ये वाला पेन से काम चला, जब तक तुम ढूंढ लो। वाला वो वाला क्या है, वो अच्छा स्मूथ चलता है वो। क्या बता रहा था मैं तुम्हें? सारे बच्चे आ जाओ जरा फटाफट। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। तो व्हाई डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी के प्लस और माइनस, मतलब डेमोक्रेसी के पॉजिटिव। जैसे चिरमिर करती है पेन, बस ये दिक्कत है। बाहर तो नहीं रखी मैंने कहीं, बाहर कहां रखूंगा लेकिन। ठीक है, इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये समझेंगे अपन वाई डेमोक्रेसी में। और व्हाट इज डेमोक्रेसी में कि डेमोक्रेसी क्या है, क्या है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या है को कैसे समझने के लिए, मतलब आपको सिंपल चीज समझना है कि ये मोबाइल क्या है। तो आप क्या बोलोगे कि इसके फीचर्स क्या है, उससे पता चलेगा कि मोबाइल क्या है। समझे? गो लाइव नहीं कर रहा था क्या? क्लास क्यों नहीं दिख रही तू मुझे? अभी ठीक है ना? यार एक काम करना यार, हाँ चल रही। पेन ढूंढो तुम तो, बस ताकत लगा के पेन ढूंढो। यानी पेन नहीं मिली। ठीक है, ब्राइटनेस लो नहीं बेटा, भी बढ़ाऊंगा ना तो आंखें घबरा जाएगी तुम्हारी। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी में अपन डेमोक्रेसी का मीनिंग, मीनिंग एंड फीचर्स मैं तुम्हें सिंपल बता रहा हूं।
चैप्टर 2 हिस्सों में बटा अपना व्हाट इज डेमोक्रेसी में आपको डेमोक्रेसी का मीनिंग पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी है क्या। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। और उसके फीचर्स, तो ये व्हाट इज डेमोक्रेसी कुछ कुछ कहानियां हैं पाकिस्तान की, जिम्बाब्वे की, मेक्सिको की और क्या बोल सकते हैं चाइना की, और इन सब देशों की कहानियां हैं वो पढ़ेंगे। और वाई डेमोक्रेसी में अपन डेमोक्रेसी का पॉजिटिव और डेमोक्रेसी का नेगेटिव देखेंगे। छोटा चैप्टर, उंगलियों पर गिना जा सकता है इस चैप्टर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन मैंने लास्ट में डाले भी और आपके लिए होमवर्क के तौर पर कल दूंगा उनका सोल्यूशन। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने को क्या करना है ना, बस सिंपल सिंपल पढ़ते चलना है, ठीक है। उन चीजों को ध्यान में रखते अपने को सिंपल सिंपल पढ़ते चलना है। तो यहां से शुरू करते हैं, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी, आ जाओ, सिंपल चीजें। सब कुछ दिखाई सुनाई दे रहा है ना, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। होमवर्क क्वेश्चन जो मिलेंगे उन्हें करते चलना है मेरे दोस्त, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन जो मिलेंगे उन्हें करते चलना है। अंजलि, पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगा यहीं के यहीं। पीडीएफ में क्या करना है तुम्हें, सिंपल देखो, पीडीएफ में तुम्हें क्या करना है मैं बता रहा हूं। क्लास कंप्लीट होगी, जहां तुम्हारा माय कोर्सेज वाला सेक्शन है उसमें क्लास 9th में आपको दिखेगा ना आपका वीडियो, मतलब क्लास, और क्लास के बाद में नीचे नोट्स दिखते चलेंगे, और उसी के बाजू में टैब है तो आप वीडियो भी देख सकते हो और नोट्स भी देख सकते हो। और उसके बाजू में एक और टैब आ जाएगा जिसमें आपको क्या दिखेंगे, सोल्यूशंस मिलते चले जाएंगे, होमवर्क क्वेश्चंस के सोल्यूशंस मिलते चले जाएंगे, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चंस के सोल्यूशंस मिलते चले जाएंगे। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, यहां से शुरू करते हैं। तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का डेमोक्रेसी जहां पे रूलर्स को कौन इलेक्ट करता है, वे रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब इसमें दो तीन चीज निकल के आई है कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो जैसे मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, वैसे ही एक और चैट मुझे सबकी दिख रही है बेटा, सुनो जो बच्चे पहली बार क्लास में आए मेरे लाल पप्पू मेरी बात सुनो, ठीक है। देखो अभी मैं चैट दिखाता हूं, अब तुम्हें सबकी एक दूसरे की चैट दिख रही होगी, ठीक है। अब ये चैट सबको दिख रही है एक दूसरे की। अब यही चैट मैं चाहूं तो मैं बंद कर सकता हूं, तो जब मैं पढ़ाता हूं जब चैट बंद रखता हूं तो आपको क्या करना है, बंद चैट में चुपचाप अपने मुंह पे उंगली रख के बैठना है, ठीक है। चलो, तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब क्या है कि एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, मोनार्की होती है, डिक्टेटरशिप होती है, वैसे डेमोक्रेसी भी है, ठीक है। इन विच रूलर्स, अब ये रूलर्स जो है, तो रूलर्स कैसे, रूलर्स रूलर्स जो हैं, रूलर्स तो राजा महाराजा भी होते थे, रूलर्स तो आज के मॉडर्न डे प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर्स भी होते हैं। तो रूलर्स जो इन्हें कैसे इलेक्ट होते हैं, तो जैसे आपने लिखा रूलर्स आर इलेक्टेड, ठीक है। तो इलेक्शन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे चाइना में भी इलेक्शन होते हैं जहां एक ही पार्टी है और इलेक्शन करवा रहे हैं, बताओ, ठीक है। तो मस्ती तो देखो इनकी कि पार्टी एक ही लेकिन इलेक्शन करवाएंगे चाइना वाले। तो इलेक्टेड, तो इलेक्शन के भी अलग अलग मायने हैं। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर इलेक्शन ईमानदारी से नहीं होता है, समझ में आया। तो इलेक्शन की भी बात आ रही, तो एक ही डेफिनेशन में कितने क्वेश्चन मार्क निकल के आ रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स, तो रूलर्स भी कैसे रूलर्स आर इलेक्टेड, मतलब इलेक्शंस की अगर बात आई तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्शंस बाय द पीपल। अब द पीपल में तो तुम भी हो, तुम वोट देते हो क्या, डू यू इलेक्ट लीडर्स ना, है ना, इलेक्टेड बाय द पीपल। तो पीपल में कौन आएगा, तो उसी तरह से जैसे अगर अपन देखेंगे तो इस डेफिनेशन के आधार पर हम कुछ सिस्टम्स को नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम्स बोलते हैं और कुछ सिस्टम्स को डेमोक्रेटिक सिस्टम बोलते हैं। नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम मतलब क्या है, वो सारे सिस्टम जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। जैसे म्यांमार में मिलिट्री रूल कर रही थी, ठीक है, तो वो मिलिट्री रूल था। जैसे अच्छा पुरानी जो बुक थी ना, तो पुरानी बुक में ये दो स्टोरीज दी गई थी, अब नई बुक में स्टोरीज नहीं है। तो जैसे चिली एक कंट्री है, ठीक है, तो पिनोशेट जो एक रूलर था तो डिक्टेटरशिप उसने बना के रखी थी। फिर आप जैसे सऊदी अरेबिया में देखेंगे तो मोनार्की है वहां पे, ठीक है, अभी भी, तो वहां कोई इलेक्शन वगैरह नहीं होते। तो ऐसे भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिन्हें गवर्नमेंट कहा जाएगा, मिलिट्री रूल को, डिक्टेटरशिप को, मोनार्की को, बट दे आर नॉट डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो वो होते हैं जहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सिर्फ इलेक्शंस तक सीमित नहीं है, वहां लोग हैं, लोगों के पास अधिकार है। तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है जैसे दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन वहां पे जो रूलर्स है ना,
जो रूल करेंगे, दे आर नॉट मोनार्क, दे आर नॉट डिक्टेटर, दे आर नॉट मिलिट्री जनरल्स, दे आर रूलर्स हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, ट्रू डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू इलेक्शंस, इट इज मच मोर देन दैट। और वही चीज अपन अभी क्या करेंगे, पूरे चैप्टर में आगे पढ़ते चलेंगे। क्या आपको ये डेफिनेशन क्लियर हुई है? क्योंकि एक सीधा क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेसी। एक सीधा क्वेश्चन आता है, डेमोक्रेसी से क्या समझ में आता है? तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। फटाफट चैट में बताओ जरा मुझे, चिकारा भाई दिखा दो। नेचुरल वेजिटेशन वाला चैप्टर भी करवाऊंगा, पढ़ ले, नहीं तो ये बंदूक की जो गोली है ना, ऐसी निकलती है इसमें से, सच में निकलती गोली। हैंड्स अप कर दूंगा। हाँ बताओ, न्यू बुक में भी ये स्टोरीज डिफरेंट कंट्रीज की, मतलब उसमें सिर्फ नाम लिखा है। नई बुक वो नहीं होती जो तुम दुकान पे से खरीद के लाते हो, नई बुक का मतलब होता है नया एडिशन। गॉट इट? क्लियर हुआ? समझ में आया ये? अगर ये समझ में आया तो जैसे अगर अपन देखें तो हमें ये तो समझ में आ गया कि ये क्या है, तो मोबाइल। मोबाइल क्या है? तो मोबाइल एक यंत्र है जिससे हम बात कर सकते हैं, जिसमें हम टाइम पास कर सकते हैं, जिसमें अंगूठे की एक्सरसाइज कर सकते हैं ऐसे स्क्रॉल कर करके। तो ये तो मोबाइल हो गया। अब मोबाइल के फीचर्स, आपने डेफिनेशन तो बता दी डेमोक्रेसी की, जैसे मोबाइल की डेफिनेशन बता दी कि एक यंत्र जिससे हम बात कर सकते हैं, लेकिन उसके फीचर्स क्या क्या है? तो मोबाइल के क्या फीचर होंगे कि मोबाइल का एक फीचर ये कि आप उससे फोटो खींच सकते हैं, मोबाइल का एक फीचर ये है कि जिसमें आप क्या कर सकते हो, अंगूठे की एक्सरसाइज करवा सकते हो। तो वैसे आपने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन तो बता दी कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब पॉइंट ये है कि रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल के बाद में, जिससे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो डेमोक्रेसी के और कुछ फीचर्स भी तो होंगे ना, कि जैसे चाइना में भी इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन क्या चाइना को आप डेमोक्रेसी कहोगे? नहीं कहोगे। क्यों नहीं कहोगे? उसके पीछे कुछ कारण है। तो वो जो ऐसा लिखा गया ना कि जहां पे मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स, तो वो मेजर डिसीजंस कैसे इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिए जाते हैं, पाकिस्तान की कहानी से आपको वहां पे समझाया गया है। वैसे एक एक करके एक एक फीचर समझते चलेंगे अपन, ठीक है? एक एक फीचर समझेंगे। क्लियर हुआ? श्रेष्ठ वर्मा, चलो तो पहला फीचर जो है, अब सुनो मेरी बात, क्वेश्चन कैसा आएगा? एक क्वेश्चन तो सीधा बनेगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेसी, व्हाट आर इट्स फीचर्स। तो आप डेमोक्रेसी की डेफिनेशन लिखेंगे और एक एक फीचर लिखते चले आएंगे। जो पहला पहला पॉइंट है ना, ये पहले पहले पॉइंट आपके सारे फीचर बनेंगे। जो पहले पहले पॉइंट है ये सारे आपके फीचर बनेंगे कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो उन लोगों के पास रहना चाहिए जिन लोगों को जनता ने चुना है। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया आपको पाकिस्तान के केस से। क्या होता है भाई साहब, 1999 में एक पाकिस्तान का मिलिट्री जनरल था, उसका नाम था जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या कर दिया, इलेक्टेड गवर्नमेंट को बोल दिया तरीकी फुटबॉल बना दी इलेक्टेड गवर्नमेंट की, और खुद को इलेक्ट कर लाया जनरल परवेज मुशर्रफ। ठीक है, खुद को इलेक्ट करने के बाद में उसने अपने आप को क्या है, मतलब अनफेयर तरीके से अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया, सिविलियन कैबिनेट जो था उसको हटा के सारे मिलिट्री के ऑफिसर्स को ठूस दिया, और जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या कर दिया, अपने आप को पावर में ले आया है। ठीक है, तो दो ही बिकेम द हेड ऑफ द स्टेट, वो कंट्री का सुप्रीम बन गया, वो कंट्री का प्रेसिडेंट बन गया एक तरह से, लेकिन 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 वॉज ही इलेक्टेड बाय द पीपल? बताओ, क्या वो जनता की चॉइस थी? ना जी ना, जनता ने नहीं चूज किया था ना उसको, जनरल परवेज मुशर्रफ को जनता ने नहीं चूज किया था। तो यहां पे आपको यही चीज समझना होगा कि रूलर जो भी हो डेमोक्रेसी में, जैसे हम बोल रहे हैं ना कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स, तो जो रूलर है ना वो रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल होना चाहिए, और फाइनल डिसीजन लेने वाला व्यक्ति जो हो, ही और शी शुड बी इलेक्टेड बाय द रूलर्स, तभी तो वो रूलर कहलाएगा, तभी तो वो डेमोक्रेटिक सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, तो इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। ये आपका पहला फीचर हुआ। ठीक है, ध्यान रखना, जैसे पाकिस्तान के केस में हमने क्या देखा कि ही गेव हिमसेल्फ पावर, जनरल परवेज मुशर्रफ, ठीक है, ही गेव हिमसेल्फ पावर ओवर द इलेक्टेड लीडर्स, मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश कर दिया, लेकिन एट द एंड ही वाज नॉट द चॉइस ऑफ पीपल। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम या फिर एक डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं था, क्योंकि वो जनता के द्वारा चुना नहीं गया था। इफ इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट हैव द रियल पावर, इट इज नॉट ट्रू डेमोक्रेसी इवन इफ इलेक्शंस आर हेल्ड। जैसे जैसे क्या है, देखो मैंने ना, हमारे जो एसएसटी का एसएमई है ना, जो हमारे कंटेंट में हेल्प करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा दिमाग लगाया। अतुल, शाउट आउट टू अतुल। अतुल ने क्या करा, इस बार सारी चीजों को एआई से थोड़ा विजुअलाइज करवाया, तो आपको शॉर्ट नोट्स में याद रखना आसान रहेगा।
जैसे क्या है ना कि ट्रू डेमोक्रेसी वो होती है जहां पे जो लोग लीडर रहते हैं, ठीक है, जो लोग डिसीजन ले रहे हैं, तो डिसीजन मेकिंग लोगों को मतलब डिसीजन लेने के लिए जिन लोगों को इलेक्ट किया गया है उनको लोगों ने चुना है। लेकिन अगर हम देखें पाकिस्तान का केस, तो वहां पे क्या इलेक्शंस तो हो रहे थे, जो थर्ड वाला पॉइंट है कि इफ इलेक्टेड लीडर डू नॉट हैव द रियल पावर इट इज नॉट ट्रू डेमोक्रेसी, ठीक है, इवन द इलेक्शंस आर हेल्ड। तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी ये करवाया, एक क्या करवाया, एक रेफरेंडम करवाया, लोगों से बुलवाया कि हाँ या ना बोलो, मैं तुम्हारे सिर पे बंदूक रख दूं। मजा आ रहा है ना क्लास में, मजा आ रहा है ना क्लास में, तुम ना भी आ रहा होगा तो भी हाँ बोलोगे ना तुम। तो वैसे क्या है कि इलेक्शंस भले ही करवाए जनरल परवेज मुशर्रफ ने पावर में आने के बाद में, बट दोज इलेक्शंस वर अंडर द प्रेशर ऑफ मिलिट्री। तो ये आदमी पीछे से बोल रहा है हाँ भैया भैया तुम ही प्रेसिडेंट बन जाओ, ठीक है। तो इलेक्शंस भले ही करवाओ, लेकिन अगर आप इलेक्शंस करवाने वाले को ही जनता ने चूज नहीं किया हो तो फिर वो कैसा इलेक्शन। समझ में आया? ये रहता है पहला फीचर, समझ में आ गया सभी को? फर्स्ट फीचर मैंने पहला लाइन यहां पे लिखते चला इसीलिए कि इन डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। दूसरे फीचर पे आते हैं अपन। दूसरा फीचर ये है कि इलेक्शंस मस्ट गिव पीपल रियल चॉइस एंड दोज इन पावर मस्ट रिस्क लूजिंग। रिस्क लूजिंग का मतलब क्या है कि जो आज चुन के आए हैं ना उनके भी हारने के चांसेस हो। ऐसा नहीं है कि आप एक बार चुनाव जीत गए तो आप अमर बन गए। अगर मान लो एक बार मैं चुनाव जीत गया उसके बाद मैं कभी हारा ही नहीं, इसका मतलब क्या है कि मैंने ऐसी फील्डिंग सेट कर दी है कि अब कोई मुझे हरा ही नहीं पाएगा। समझे? समझे कि नहीं समझे? सर गोली मार दो पाकिस्तान को। अबे इधर ध्यान दो, समझ में आई मेरी बात? क्लियर हुआ? जो बच्चा बोल रहा है मजा नहीं आ रहा, मैं मार देता हूँ गोली, सच में लगा ला ला। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? रेफरेंडम क्या होता है ना बाबू, देखो मैं बता रहा हूं। रेफरेंडम मतलब एक ऐसा सिस्टम, एक वोटिंग का ऐसा सिस्टम वेयर पीपल आर कॉल्ड अपॉन टू वोट इन यस और नो। लोगों को बुलाया जाता है यस और नो बोल के वोट देने के लिए, ठीक है, उसे रेफरेंडम कहा जाता है। तो अब दूसरा फीचर आपको देखो यहां पे बहुत क्लियर कट तरीके से देखने को मिलेगा कि डेमोक्रेसी का दूसरा फीचर क्या है कि एक ऐसा सिस्टम वेयर पीपल आर गिवन द ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। मान लो मैं इलेक्शंस करवा रहा हूं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, चलो आओ लाइन में खड़े हो जाओ, सब वोट देना है तुम्हें, ठीक है, मुझे वोट दो या तो फिर मुझे ही वोट दो या फिर मुझे ही वोट दो। तो आप बोलोगे नहीं दे रहा वोट, क्यों? क्योंकि यू डू नॉट हैव द ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। आपके पास तो ले दे के वही ऑप्शन रहेगा ना, बस इन्हें वोट दो या इन्हें ही वोट दो। तो अगर मान लो इलेक्शंस में, ठीक है, पीपल डू नॉट हैव द रियल चॉइस, और जो लोग आज पावर में आ गए वो पावर में आके बोल गए भैया सरकारी नौकरी हो गई अपनी, तो अमर हो गए, अब तो कभी हटना ही नहीं इलेक्शन, मतलब आप कभी कोई मुझे हरा ही नहीं पाएगा। तो ऐसे सिचुएशंस में ऐसे इलेक्शंस को आप क्या बोलोगे? ऐसे इलेक्शंस को आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं बोलोगे। तो सेकंड फीचर यही है डेमोक्रेसी का कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होना चाहिए। जैसे दो एग्जांपल्स दिए गए यहाँ पे, एक चाइना का एग्जांपल दिया कि चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है, वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी जो रूल करती है, वहां पे कैंडिडेट्स आते हैं, लेकिन वही कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का पार्ट है, दूसरी पार्टी को सर्वाइव ही नहीं करने देते हैं। तो वोटर्स वोट देने जाते हैं, उंगली भी दिखाते हैं कि हाँ हमने वोट दे के आए, उंगली ऐसी वो सेल्फी डालते हैं जो भी है, लेकिन उन्हें पता है अंदर जाके एक ही पार्टी उसी को वोट देना है, ठीक है। तो पीपल कैंडिडेट्स हियर डू नॉट हैव द रियल चॉइस। यहाँ जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास में रियल चॉइस नहीं होती, उनको बस पता है कि यही है। तो पीपल शुड हैव ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, रियल चॉइस होना चाहिए। साथ ही साथ जो इलेक्शंस हो रहे हैं ना वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन ऐसे भी होना चाहिए कि जो आज पावर में उसके हारने के चांसेस भी हो। इसका एक एग्जांपल दिया गया मैक्सिको में। मैक्सिको में क्या थी, एक पार्टी थी इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, पीआरआई। अब ये जो इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी थी ना, देखो यहाँ पे वही ट्रू डेमोक्रेसी क्या होती है, ट्रू डेमोक्रेसी ये होती है जहां पीपल हैव द ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, ठीक है। इफ पीपल कांट फ्रीली चूज और रिमूव लीडर्स इट इज नॉट ट्रू डेमोक्रेसी। ट्रू डेमोक्रेसी तभी होगी ना जब लोगों के पास क्या होगा, लोगों के पास में ऑप्शंस होंगे टू चूज फ्रॉम। जैसे चाइना में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही है, तो आपके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और मेक्सिको में यह है कि जो पीआरआई पार्टी थी ना, तो पीआरआई पार्टी 70 सालों से जीतते चली आ रही थी, 1930 से 2000 तक जीतती चली आ रही। हो सकता है आप बोलो कि पॉपुलर पार्टी है सर जीतेगी, लेकिन वो पॉपुलर तो थी, उसके साथ साथ में क्या है, बदमाश भी थी। वो क्या करती थी, वोटर्स आखिरी समय पे वोटिंग बूथ बदल देती थी। जो बच्चे थे तो उनके पेरेंट्स जब स्कूल आते थे तो पेरेंट्स को प्रेशर किया जाता था कि आपको पीआरआई को ही वोट देना है। डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करती थी, ओपोनेंट्स को खड़े ही नहीं होने देती थी। समझ में आ रहा है? तो ऐसे क्या है कि वो इलेक्शंस भी करवा रही है, लेकिन जिसमें बताया ना कि भले ही इलेक्शन हो रहे हो, लेकिन अगर आपके पास में इलेक्शंस में
फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन नहीं हो रहे तो देन इट इज नॉट अ डेमोक्रेसी, समझे? तो इफ पीपल कांट फ्रीली चूज और रिमूव लीडर्स इट इज नॉट अ ट्रू डेमोक्रेसी। तो आपको दो चीज ध्यान रखना होगी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, पीपल शुड हैव रियल चॉइस एंड दोज हु आर करेंटली इन पावर शुड हैव फेयर चांस ऑफ लूजिंग, तब एक डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी कहलाएगी। समझ में आई मेरी बात, है ना? क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी पीआरआई, फाइन। चलो भाई, बहुत ही बढ़िया। रैंक 1 को क्या मिलेगा? अबे क्लास 9 में कब से रैंक आने लगी? मैं आ जाऊंगा तुम्हारी क्लास में, मतलब तुम्हारे घर पे आऊंगा ना मिलने। क्या खाओगे तुम, काजू कतली खाओगे या फिर वो खाओगे? यस और नो? चलो बढ़िया। अब आती है तीसरी चीज। हाँ, कुछ बच्चे पूछ रहे सर पीआरआई पार्टी लिखी और इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, मैक्सिको में उल्टा चलता है उनका। ठीक है, अब तीसरा फीचर जो है डेमोक्रेसी का वो है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू क्या है? जैसे आप ट्रू डेमोक्रेसी देखोगे ना, तो यहाँ पे सबके वोट की एक एक ही वैल्यू हो, चाहे वो फिर अमीर अंकल हो, गरीब अंकल हो, गोरे अंकल हो, काले अंकल हो, आंटी हो, हाइट में कम अंकल हो और या बड़े अंकल हो, सबके वोट की बराबर वैल्यू रहेगी ट्रू डेमोक्रेसी में। वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू रहेगी। लेकिन पूरा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे दिया ताकि आप क्या करो, इधर नोट्स पढ़ो और आप विजुअलाइज कर पाओ। लेकिन आपकी बुक में एग्जांपल दिए कुछ कुछ, जैसे एस्टोनिया। एस्टोनिया में क्या है ना, मतलब ये एस्टोनिया का नीचे दिया गया है, ठीक है? एस्टोनिया का हो गया, सऊदी अरेबिया का हो गया। तो सऊदी अरेबिया में क्या है, विमेन को वोटिंग राइट नहीं है, विमेन को वोटिंग राइट नहीं है, ठीक है? फिजी में जैसे अगर आप देखोगे तो फिजी में जो इंडिजीनियस फिजियंस हैं, ठीक है, उनके वोट ज्यादा हैं और उनके वोट डबल माने जाते हैं, और इंडियन फिजियंस जो हैं जो बाहर से गए उनके वोट कम माने जाते हैं, ठीक है? जैसे अगर आप देखो वही नेटिव फिजियंस जो है, तो नेटिव फिजियंस के वोट ज्यादा काउंट होते हैं। सऊदी अरेबिया में विमेन को वोटिंग राइट नहीं है। एस्टोनिया में रशियन माइनॉरिटी जो है उनको वोटिंग दी जाती है, एस्टोनिया में रशियन माइनॉरिटी को वोट नहीं दिया जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में भी दिए गए हैं, और जो ये दर्शाते हैं कि डेमोक्रेसी का अगला फीचर ये है कि डेमोक्रेसी में एक तो पहला क्या है कि रूलर सिलेक्टेड बाय द पीपल शुड हैव डिसीजन मेकिंग पावर। दूसरा आपने देख लिया वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू होना चाहिए। तीसरी चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग है डेमोक्रेसी में वो क्या है कि ईच पर्सन शुड हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। ये डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको ध्यान रखना होगा कि डेमोक्रेसी में ईच पर्सन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट शुड हैव वन वैल्यू, ठीक है? मतलब सबको इक्वल वोटिंग राइट की बात की जा रही है। ऑल वोट मस्ट कैरी इक्वल वोट। एग्जांपल जैसे इनइक्वालिटी में क्या, सऊदी अरेबिया में वुमेन को वोटिंग राइट नहीं है, एस्टोनिया में रशियन माइनॉरिटीज को वोटिंग नहीं दी जाती क्योंकि एस्टोनिया रशिया के बाजू में कंट्री है। तुमने बोला कि रशिया के जो लोग हमारे यहाँ आ गए और रहने लगे लेकिन अब वो रशियंस हैं तो उनको हम वोटिंग राइट नहीं देंगे। फिजी में नेटिव फिजियंस का वोट जो ज्यादा मायने रखता है, और जो फिजी आइलैंड के बाहर के लोग हैं जैसे इंडियन फिजियंस है जो इंडिया से फिजी गए, उन लोगों को इक्वल वोटिंग राइट नहीं है, ठीक है? तो पॉलिटिकल इक्वालिटी होना चाहिए ना, पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब सबको इक्वल वोटिंग राइट। पॉलिटिकल इक्वालिटी इज की टू डेमोक्रेसी। अनइक्वल वोटिंग मींस इट इज नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक। सिंपल। तीसरा फीचर क्लियर हो गया? बताओ, सिंपल, उंगलियों पे ध्यान रखना है। तीसरा फीचर ध्यान हो गया, आप चौथे फीचर पे आ रहे हैं। क्या हो गया? चैट जो है, तो तुम्हें चैट दिख रही है क्या तुम लोगों को? तो चैट पब्लिक करके रखिए, ओ प्राइवेट करके रखिए। हम्म, बताओ। क्लियर हुआ? एक लिख रहा मजा नहीं आ रहा है, नाच दू क्या? मजा नहीं आ रहा तुझे? सेकंड फीचर क्लियर हुआ, फर्स्ट फीचर क्लियर हुआ। अब आ जाओ थर्ड फीचर पे। थर्ड फीचर क्या कहता है बाबू? देखो, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। मतलब कि
डेमोक्रेसी में ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि लीडर सिलेक्टेड बाय द पीपल डिसीजन ले रहे हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हो, सबको इक्वल वोटिंग राइट दी जा रही हो, लेकिन उसके बाद भी एक सिस्टम क्या, पेन घुमा दिया तुम्हारा, चमगादड़ बनाया है मैंने, रुको अब जरा ढूंढ के लाओ उसे, पाताल में से निकाल के लाओ, कहीं से भी निकाल के लाओ, गया कहां वो आखिर, पेन घूम गई यार, मुझे लग रहा है या तो मैं घर छोड़ आया हूँ, देखेंगे मिल जाएगा, कहां जाएगा, टेंशन हो गई यार दोस्तों, पेन घूम गई। सऊदी अरेबिया में हैज मोनार्की सो वाई वोटिंग, अब वही तो मैं कह रहा, लेकिन वहां मतलब फिर भी पार्लियामेंट के लोग वगैरह को तो वो सेलेक्ट करते हैं ना वो तो, लेकिन वहां वुमेन को वोटिंग राइट नहीं देते, अब आ गए हैं वुमेन को वोटिंग राइट, इनिशियली देयर वर नो वोटिंग राइट्स, अब शायद वहां वुमेन को भी वोटिंग राइट दे दिया, ठीक है। तुम्हें नहीं दिखेगी चैट, मुझे दिख रही है। ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, मतलब क्या है कि सबको इक्वल वोटिंग राइट रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि किसी को वोटिंग राइट ज्यादा है किसी को वोटिंग राइट कम है। अगर आप वोटिंग राइट धर्म नस्ल जाति के हिसाब से देने लगोगे तो फिर तो इनइक्वालिटी होगी ना, फिर तो काहे की डेमोक्रेसी, बंद कर दो दरवाजे, ऐसा है। तो रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, थर्ड पॉइंट हो गया इक्वल वोटिंग राइट वाला। फोर्थ पॉइंट है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। अब देखो इसमें एक अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं, पहले डेफिनेशन समझ लो, डेफिनेशन या फिर फीचर समझ लो कि द गवर्नमेंट मस्ट फॉलो द लॉज एंड रिस्पेक्ट पीपल्स राइट, सिंपल चीज है। चौथा फीचर ये कि सरकार, जैसे आज के समय में आप क्या देख रहे हो इंडिया में, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो लीडर इलेक्टेड बाय द पीपल है वही डिसीजन लेते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर होते हैं उनको लोग ही चुनते हैं ना, अपने आप थोड़ी ना बन जाते हैं। सही है, फीचर 1 कंप्लीट हो रहा है। फीचर 2 क्या है, फीचर 2 है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना चाहिए एंड पीपल शुड हैव ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। तो हमारे इलेक्शंस होते हैं, पीपल डू हैव ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, अलग अलग पार्टी होती है, आप वोट दो किसी भी पार्टी को, उसी को जाना चाहिए वोट, तो उनको वोट भी जाता है, ठीक है। तो देयर आर ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, ठीक है, ये भी सही है। तो तीसरा फीचर क्या है, ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम हो गया। अब तीसरा फीचर जैसे अगर आप देखेंगे तो सब अमीर गरीब अपर कास्ट लोअर कास्ट मेल फीमेल सबके वोटिंग राइट इक्वल होते हैं, तो वोटिंग राइट भी तीसरा फीचर भी अप्लाई हो रहा है हमारी कंट्री में। तो क्या हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है? 3 फीचर के हिसाब से तो डेमोक्रेटिक है, लेकिन हमें चौथा फीचर भी समझना होगा कि बाहर से दिखने डेमोक्रेटिक दिखने वाली कंट्री में भी चैलेंजेस आ सकते हैं, जैसे जिम्बाब्वे में आए थे, अभी बताता हूं कैसे। मतलब कि जो सरकार सब स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 फॉलो करके आ रही ना, वो सरकार भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती है अगर वो क्या करे, अगर वो लॉज को फॉलो ना करे। जैसे सबसे ऊपर कौन है देश में, तो सबसे ऊपर कोई नेता नहीं होना चाहिए, सबसे ऊपर होना चाहिए संविधान, देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ, ठीक है। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए कि कानून सर्वोपरि है, कानून के अंडर में फिर चाहे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, सब कानून के अंडर में आते हैं, कानून से ऊपर कोई नहीं है। तो द गवर्नमेंट मस्ट फॉलो द लॉ एंड रिस्पेक्ट पीपल्स राइट। और सरकार का मतलब ये नहीं कि सरकार के पास पावर है तो सरकार कुछ भी कर ले उस पावर का, सरकार को जनता के अधिकारों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। मतलब सरकार ऐसा नहीं है कि किसी को भी पकड़ के अरेस्ट कर दे, हमारी भी तो लाइफ है, पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी है, तो उस पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी को क्या किया जाए, पूरा मौका दिया जाए, आदमी फ्रीली घूम सके रह सके जीवन में, तो वो रिस्पेक्ट फॉर राइट्स पीपल्स राइट्स होना चाहिए, ठीक है। ये चीज है, क्या आपको ये क्लैरिटी मिली, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, क्लियर है? हाँ, जिम्बाब्वे वाली कहानी बता रहा हूं ना, तो देखो क्या है, अब उसका एग्जांपल दिया गया केस स्टडी ऑफ जिम्बाब्वे। रॉबर्ट मुगाबे जो है, तो रॉबर्ट मुगाबे जानू जानू वो जानू वाला जानू नहीं है, जानू है, ZANU, जानू PF रॉबर्ट मुगाबे की पार्टी थी, ठीक है। तो जिम्बाब्वे पहले क्या बोल सकते हैं यूरोपियंस के कंट्रोल में था, तो रॉबर्ट मुगाबे ने फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया, फ्रीडम स्ट्रगल को लीड करने के बाद में आजादी दिलाई देश को, मेरे देश की धरती, मतलब उन्हें झंडा लेके आगे चले और एक तरह से देश को आजादी दिलाने का काम किया, तो ही वाज अ गुड लीडर, ठीक है, आजादी दिला दी देश को, पॉपुलर लीडर थे, इलेक्शंस हुए, उन्हें चूज भी किया गया, सेलेक्ट भी किया गया, और भी पार्टी थी लेकिन वही जीते। लेकिन एक बार पावर में आ गया ना आदमी, पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो पावर में आने के बाद में रॉबर्ट मुगाबे ने सोचा अब क्या कि मैं स्टेट की जो टीवी है उसको कंट्रोल कर लूं, मैं मीडिया को कंट्रोल कर लूं, मैं प्रोटेस्ट्स को बैन कर दूं, ठीक है, कानून अपने हिसाब से बदल दूं, ऑपोजिशन लीडर्स को पकड़ के जेल में डाल दूं। तो रॉबर्ट मुगाबे ने ये सारी टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया, मतलब वो अब कानून के हिसाब से रूल नहीं कर रहा था, वो जो राजमाता देवी थी ना शिवगामिनी, राजमाता शिवगामिनी की तरह डायलॉग मारने लगा था,
मेरा वचन ही है शासन, कोई शासन वासन नहीं है, मैं जैसा बोल दूंगा वैसे ही काम चलेगा। तो रॉबर्ट मुगाबे ने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया, ठीक है। रॉबर्ट मुगाबे ने क्या किया, मुगाबे की पार्टी जो थी इलेक्शन तो जीतती है, बट दे यूज्ड अनफेयर मींस, दे चेंज लॉज, बैंड प्रोटेस्ट एंड कंट्रोल्ड मीडिया टू स्टे इन पावर। मतलब क्या हो गया कि द गवर्नमेंट वाज नॉट फॉलोइंग द लॉ एंड दे वर नॉट रिस्पेक्टिंग पीपल्स राइट। तो चौथा फीचर डेमोक्रेसी का यही है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो रूल बाय लॉ चले, सॉरी रूल ऑफ लॉ चलना चाहिए, रूल बाय लॉ ना हो। कि ऐसा नहीं कि कानून बना के देश चला रहे, कानून बना हुआ उसके हिसाब से देश चलना चाहिए, सिटीजन्स के राइट्स की रिस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो रॉबर्ट मुगाबे ने वही किया कि उसने कोर्ट्स को इग्नोर किया, अपोजिशन लीडर्स को वगैरह को जेल में डाल दिया। विनिंग इलेक्शन इजंट इनफ फॉर अ ट्रू डेमोक्रेसी, सिर्फ चुनाव लड़ना काफी नहीं होता है, ठीक है। पीपल शुड, मतलब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल, ठीक है। यहाँ पे वही बताया गया कि ट्रू डेमोक्रेसी वो होगी जहां लोगों को प्रोटेस्ट करने की आजादी हो, इक्वालिटी बिफोर लॉ हो, सब कुछ सही हो, ठीक है। विनिंग इलेक्शन इजंट इनफ, अ ट्रू डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट्स फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। समझ में आया चौथा फीचर? चलो बताओ जल्दी से मुझे, क्या चारों फीचर क्लियर है? तो चैप्टर का एक हिस्सा जो व्हाट इज डेमोक्रेसी है ना, वो वहां तक खत्म हो गया है कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। वाई डेमोक्रेसी में आगे अब अपन पढ़ेंगे। व्हाट इज डेमोक्रेसी क्लियर हुआ? अरे मुझे सबके मैसेज दिख रहे हैं, राघवेंद्र प्रताप सिंह और अंशुमन कुमार और सबके मैसेज दिख रहे हैं, पर पॉइंट ये कि तुम्हें एक दूसरे के मैसेज नहीं दिखेंगे क्योंकि तुम फिर दोस्ती यारी करने लगोगे ना, चैट में बात करने लगोगे। तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, जब बात करूंगा, लो अब बात करते हैं, तो मैंने तुम्हारी चैट खोल दी, अब करो बात, खूब बात करो, पानी पियो सब, इसी बात पर जरा चेयर्स करो। पानी पीते रहना है दोस्तों, जब पानी कम पीते ना तो डिहाइड्रेट हो जाते तुम, और जब डिहाइड्रेट हो जाओगे ना तो तुम डल डल लगोगे, तो पानी पियो इसके लिए। अब तुम्हें एक दूसरे की चैट दिख रही होगी, है ना? कब तक पढ़ाएंगे, चैप्टर खत्म करेंगे? चारों फीचर समझ में आ गए? एक बार रिकैप करते हैं। पहला फीचर क्या है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होता है जहां पे रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक्स द फाइनल डिसीजन। जिन लोगों को जनता ने चूज किया है, ठीक है, वही फाइनल डिसीजन ले, वही फाइनल निर्णय रहे, ठीक है। रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक्स द फाइनल डिसीजन, ठीक। क्या तुम लोगों को 8 बजे क्लास चाहिए क्या, ये वाली मेरी वाली? क्यों बाबू? बताओ। शादी में हमें भी बुलाना, सब कुछ सही चल रहा है। बच्चे कोई लिख रहा है पोल, कोई कुछ, ये वो सारा सब कुछ चल रहा है। नोट्स डाल देना सर प्लीज। हाँ नोट्स नोट्स डालूंगा ना। और एक बच्चा अचानक से लिख रहा है कि सर शादी में हमें भी बुलाना। पढ़ ले, पीटूंगा नहीं तो। हाँ, तो पहला फीचर हो गया, लीडर सिलेक्टेड बाय द पीपल शुड हैव फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर। दूसरा हो गया कि देयर शुड बी ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, एंड दोज हु आर करंटली इन पावर शुड हैव द ऑप्शंस टू गेट आउट ऑफ द पावर आल्सो, ठीक है। मतलब वो पावर से हटना भी चाहिए। दूसरा फीचर भी हो गया। तीसरा फीचर अपन ने देखा क्या कि वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू होना चाहिए, ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट शुड हैव वन वैल्यू। चौथा फीचर जो है डेमोक्रेसी का, वो ये कहता है कि डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुड रिस्पेक्ट पीपल्स राइट एंड रूल, देयर शुड बी अ रूल अकॉर्डिंग टू द लॉ, ठीक है, रूल ऑफ लॉ रहना चाहिए। 7:30 से नहीं? हाँ हाँ पूरा पढ़ाऊंगा बेटा, मेरी क्लास पूरा पूरा। चलो एक पोल करके देख लेते हैं, आ जाओ, ये लो सर्वे। 8 बजे से क्लास चाहिए क्या? सिर्फ एसएसटी की बात कर रहा हूं मैं, पूछ रहा हूं, और बस ओपिनियन है, ठीक है, सिर्फ एसएसटी की, ओनली एसएसटी। क्योंकि मैंने देखा कुछ बच्चे बोल रहे थे लेट हो जाता है सर, सुबह उठ नहीं पाते, स्कूल नहीं जा पाते। ये क्या बहाना है? यस, और ये बी मिलो नो। रुकना, हाँ ऑप्शन ए में यस।
ऑप्शन बी में नो। ठीक है, एक पोल आएगा तुम्हारे पास में। पोल मतलब क्या आएगा कि एक वो आएगा सर्वे, मतलब अभी 8:30 हो रही है, एसएसटी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, बताओ। तो अपन ने व्हाट इज डेमोक्रेसी पढ़ लिया, वाई डेमोक्रेसी पे आते हैं अपन, है ना। बताओ जल्दी जल्दी फटाफट, चमगादड़ बना दूंगा। अब देखो वाई डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी क्यों। अब मैं आपसे व्हाट व्हाट इज द मोबाइल तो समझ में आ गया तुम्हें, मोबाइल के फीचर्स देख लिए। अब वाई मोबाइल, तो क्योंकि मोबाइल के ये सारे फायदे हैं। वाई नो मोबाइल, क्योंकि ये सारे नुकसान है। तो आपको किसी भी चीज का वाई पता करना तो उसके पॉजिटिव और उसके नेगेटिव पता होना चाहिए। तो वैसे डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी अगर पूछा जा रहा है तो वाई डेमोक्रेसी में आपको डेमोक्रेसी का क्या पता होना चाहिए, वाई डेमोक्रेसी में आपको डेमोक्रेसी का सारा पॉजिटिव पता होना चाहिए और सारा नेगेटिव पता होना चाहिए। ठीक है, वाई डेमोक्रेसी में आपको डेमोक्रेसी का सारा पॉजिटिव पता होना चाहिए और सारा नेगेटिव पता होना चाहिए। क्लियर है। पोल के रिजल्ट आ चुके हैं दोस्तों। 76% बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर कर सकते हैं। चलो देखते हैं। ठीक है, अगले हफ्ते बताऊंगा फिर मैं तुम्हें। ठीक है, अबे आया था इसमें, लीडर बोर्ड थोड़ी आएगा, कंपटीशन थोड़ी हो रहा है कि कौन पहले यस और नो बोलता है। वाह यार। आ जाओ। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी मतलब कि डेमोक्रेसी के विरुद्ध, या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो आपकी नेगेटिव अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो इसका डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी भी पूछा जा सकता है, और क्या बोल सकते हैं ना, डीमेरिट करके भी पूछा जा सकता है। सवाल तो बहरूपिया होता है ना मेरे दोस्त। तो अगर आपसे ऐसा पूछ ले कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, तो भी यही आंसर जाएगा। आपसे ये पूछ लिया जाए व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो भी ये जाएगा। व्हाट आर द आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, तो भी यही आंसर जाएगा। सवाल कैसे ही पूछ ले आंसर ये जाएगा। ठीक है, अब आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी की अगर बात करें अपन, तो आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी मतलब क्या है कि इसमें पूछा जा सकता है कि आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी में एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के फायदे क्या है। ठीक है, व्हाट आर द आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, क्या डेमोक्रेसी के फेवर में क्या आर्गुमेंट्स हैं, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। तो सवाल कुल मिला के क्या होता है ना, सवाल होता है बहरूपिया, अलग अलग रूप होते हैं जिसके। आपसे सवाल कैसे ही पूछा जाए आपको आंसर ऐसे ही लिखना है ना। तो अब अगर अपन यहां से शुरू करें कहानी, तो व्हाट आर द आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, तो सबसे पहला अगर डेमोक्रेसी का कोई डिसएडवांटेज है ना, तो डेमोक्रेसी में इंस्टेबिलिटी होती है। मैं आपको की पॉइंट्स दे रहा हूं ताकि आप रिवाइज कर पाओ बार बार। ठीक है, इंस्टेबिलिटी मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी में क्या है, आज सरकार चुनी, कल किसी ने क्या करा, सरकार के जो मेंबर्स थे उनको पैसे वैसे खिला दिए, तो वो दूसरी पार्टी में चले गए, तो पार्टी पलट गई, सरकार गिर गई, है ना। तो इंस्टेबिलिटी बहुत होती है डेमोक्रेसी में, समझ में आया। हर 5 साल में सरकार बदल रही, 5 साल ये 5 साल वो। राजस्थान वाले बच्चे नोज बेटर, 5-5 साल में वहां सरकार ही बदलती रहती है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। तो इंस्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, पॉलिटिकल कंपटीशन होता है एंड देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। सबको चुनाव जीतना है, अगर तुम्हें चुनाव जीतना है काओ काओ, तो एक चिकारा भाई होना जरूरी है पार्टी में, जो क्या करता है, जो पॉलिटिकल कंपटीशन के चलते गोलियां चलवा देता है, ठीक है, मर्डर हो जाते हैं, लोग मारपीट पे उतर आते हैं। तो पॉलिटिकल कंपटीशन के चलते देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी, और उस पॉलिटिकल कंपटीशन के चलते जीतने की भूख में आदमी कुछ भी कर जाता है भाई, सब कुछ भी कर जाता है। ठीक है, तो पॉलिटिकल कंपटीशन एक रीजन है। डिलेज इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी में एक ये होता है कि अब डेमोक्रेसी में क्योंकि इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, आपको बहुत सारे लोगों से पूछना पड़ता है, डिस्कशंस करना पड़ता है। एक बिल पास होगा, फिर दूसरा बिल पास होगा, फिर ये फाइल वो फाइल ये वो, तो इसी के चलते क्या होता है ना, डेमोक्रेसी में डिलेज बहुत ज्यादा होते हैं डिसीजन लेने में। तो एक ये डिसएडवांटेज हो गया, या फिर ये आर्गुमेंट अगेंस्ट हो गया कि डिसीजन लेने में समय लग जाता है। तीसरा, ये डिसीजन मेकिंग में डिलेज होते हैं। फिर उसके बाद क्या है, डेमोक्रेसी लीड्स टू बैड डिसीजन। जैसे एक नेता जो है, तो नेता इज नॉट एन एक्सपर्ट, ठीक है, नेता कोई एक्सपर्ट आदमी नहीं कि जिसको सब पता होगा, लेकिन
आप नेता के भरोसे सब कुछ छोड़ देते हो कि माई बाप है, ये तो ये जो करेंगे वो सही होगा। अब इसी चक्कर में क्या होता है पता है, इसी चक्कर में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि कभी कभी बहुत गलत निर्णय लेते हैं नेता लोग, और उन गलत निर्णय के चलते डेमोक्रेसी में आपको क्या देखने को मिलता है, देयर आर डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। और डिले के साथ साथ में क्या होता है कि मेनी ऑफ द लीडर्स आर नॉट कैपेबल ऑफ मेकिंग गुड डिसीजंस। और जब ये लीडर्स जो हैं, ये लीडर्स कैपेबल नहीं है सही निर्णय लेने के, तो दे मे टेक बैड डिसीजंस। ठीक है, इनकेपेबल लीडर्स जब निर्णय लेंगे तो गलत निर्णय लेंगे, और गलत निर्णय के चलते फिर लंका लगना है। ठीक है, तो बैड डिसीजंस होते बहुत बार। करप्शन निकल के आता आपको देखने को मिलता है कि डेमोक्रेसी में, क्योंकि इलेक्शन जीतना है तो पैसे खिला दिए, पैसे बांट दिए चुनाव से पहले, ये करप्शन होता है। पब्लिक इग्नोरेंस, ठीक है, आप क्या सोच रहे हो कि जनता बहुत महान है? अरे वाह, वोटिंग राइट जनता के पास। तुमने मेरा बिहार वाला वीडियो देखा है? मैं बिहार गया था अभी, बिहार इलेक्शंस में। मैं बता रहा हूं, जनता चुनाव वाले दिन 200 रुपए में बिक जाती है। कैसे बिक जाती है कि पीपल, आपने लोगों को वोटिंग राइट दे दी कि आप जो ना, आप भविष्य तय करोगे आपके देश का, राज्य का, आप वोट दोगे। और वो अपने वोट की वैल्यू को क्या समझते हैं, ये कुछ नहीं दे रहे, 200 रुपए दे रहे, ला तुम्हें वोट दे देते हैं, क्या चाहिए तुम्हें बताओ। तो पब्लिक इग्नोरेंस, पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट बी गिवन द राइट टू सेलेक्ट द गवर्नमेंट। बट डेमोक्रेसी में इट इज ऑल अबाउट पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, तो देना पड़ता है। लेकिन हकीकत यह है कि पब्लिक जो है, तो पब्लिक इतनी अवेयर नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको दर्शाते हैं कि यार ये दीज आर द आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। इन कारणों से आप कह सकते हो कि ये डिसएडवांटेज है डेमोक्रेसी के, ये डेमोक्रेसी के डीमेरिट्स हैं। ठीक है, अब आते हैं आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, मतलब एडवांटेजेस या मेरिट्स की बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी में क्या फायदे हैं, क्या एडवांटेजेस है, क्या मेरिट्स हैं। तो देखो, सबसे पहले तो क्या है ना कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये वाला पॉइंट मैं अच्छे से समझाता हूं। अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है, देखो कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम जो रहता है, उस डेमोक्रेटिक सिस्टम में आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है उस डेमोक्रेटिक सिस्टम में, कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है ना, वो हमेशा जवाबदेह रहेगा। अकाउंटेबल मतलब जवाबदेह। इसका एक एग्जांपल देता हूं एक स्टोरी से। इंडिया और चाइना दोनों में ही 1950s में फेमाइन आती है, भूखा पड़ जा, मतलब भूखा अकाल पड़ जाता है, लोग भूख के कारण मर रहे थे। और उस फेमाइन का रीजन यही था, फसल खराब हो गई, खाने को नहीं था, तो लोगों की मृत्यु हुई बहुत ज्यादा। लेकिन चाइना में ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई और इंडिया में कम। हाँ, मजबूत इंडिया के लोग मजबूत नहीं। 1950s के बाद में चाइना में एक डिक्टेटोरियल, मतलब एक तरह से ऑथोरिटेरियन रिजीम थी। ठीक है, वहां की सरकार जो थी ना, वो सरकार ऐसी थी, लोग मर रहे हैं, मरने दो, हमें क्या, मरने दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप है ना वहां तो एक। लेकिन इंडिया में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम था, यहां सरकार लोगों को मरते हुए छोड़ नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि अगर लोग मरेंगे तो सरकार से सवाल उठाया जाएगा, क्यों मरे लोग, बताओ, है ना। तो एक, और इसी कारण से इंडिया में डेथ्स कम हुई। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिव स्टेप लिए, गवर्नमेंट ने बोला कि 2 मिनट डेवलपमेंट रोक दो, लेकिन लोग भूखे नहीं मरना चाहिए। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा अकाउंटेबल होती है। तो ये एक एडवांटेज है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल। अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब आंसरेबल टू द पीपल। समझ में आया? आंसरेबल टू द पीपल, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आंसरेबल होती है। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर इन डिसीजन मेकिंग। देखो ये कंट्राडिक्टरी पॉइंट है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिलेज जरूर होते हैं, फाइल इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट घूमती रहेगी फाइल। लेकिन 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 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है ना कि समय लगता है पर बेहतरीन डिसीजन निकल के आता है। क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इतने सारे डिस्कशंस होते हैं, एक दूसरे से पूछा जाता है। तो उसी के चलते आपको क्या देखने को मिलता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर इन डिसीजन मेकिंग। यहां पे जो आउटकम निकल के आएगा, डिसीजन निकल के आएगा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से डिसीजन बेटर निकल के आएगा। ठीक है, बेटर इन डिसीजन मेकिंग, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतना डिस्कशंस होते हैं ना, उस डिस्कशन से बेस्ट चीज निकल के आती है। ठीक है, हैंडलिंग डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है ना, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या है, हिटलर है, हिटलर को ज्यूस पसंद नहीं आए, मार दो। ये आपने पढ़ा है? अभी नहीं पढ़ा, जैसे अगर आपने सिलेबस एक बार पढ़ा है तो बढ़िया, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें नाजिज्म चैप्टर में। डिक्टेटरशिप में क्या है ना, डिक्टेटरशिप में कोई किसी की सुनता नहीं है, जो खुद को अच्छा लगा वो कर दिया। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी में अगर मान लो जैसे अब हमारी कंट्री में अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, हिंदूज है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, भले ही रूल कोई भी करो, ऐसा नहीं कि आप दूसरे रीजन के लोगों को मार दोगे। आपको उन डिफरेंसेस को, उन डाइवर्सिटी को हैंडल करना पड़ेगा और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा। डेमोक्रेसी में वो फायदा है। डेमोक्रेसी में एक और फायदा है, रिस्पेक्ट फॉर सिटीजंस।
ठीक है। डेमोक्रेसी में क्योंकि पीपल सुप्रीम है, टू दी पीपल बाय दी पीपल फॉर दी पीपल वाला सिस्टम है, तो नागरिक जो है ना, जनता जो है, जनता की सुनी जाएगी, जनता के बारे में सोचा जाएगा। देयर इज रिस्पेक्ट फॉर सिटीजंस इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में सारे सिटीजंस के बारे में इक्वल रूप से देखा जाएगा, सोचा जाएगा और समझा जाएगा, ठीक है। देयर इज रिस्पेक्ट फॉर सिटीजंस, समझ गए? ये रिस्पेक्ट फॉर सिटीजंस है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में सेल्फ करेक्शन के ऑप्शन है आपके पास में। सेल्फ करेक्शन के ऑप्शन मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी अपने, जैसे आप मान लो क्या कि डेमोक्रेसी में आपने एक सरकार चुन ली, अब आपको लग रहा है कि अरे यार क्या चुन लिया हमने, ठीक है, बहुत बड़ी गलती कर दी है सरकार चुन के, तो अब हम कैसे आगे निकले, कैसे आगे बाहर बढ़े, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपके पास में डेमोक्रेसी में मौका है कि यू कैन रिकरेक्ट योरसेल्फ। रिकरेक्ट योरसेल्फ मतलब क्या, अगली बार मत चुनना उस सरकार को, अगली बार वोट मत देना। मिस्टेक्स होती है, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे डिक्टेटरशिप हो, कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, बट द गुड थिंग इज कि डेमोक्रेसी में यू हैव द ऑप्शंस टू करेक्ट योर ओन मिस्टेक्स, ठीक है। आप अपनी गलती सुधार सकते हो डेमोक्रेसी में, समझ में आया? डेमोक्रेसी में आप अपनी गलतियां सुधार सकते हो, यू हैव द ऑप्शंस टू करेक्ट योर मिस्टेक, ठीक। ये हो गए आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। अब मुझे चैट में बताओ जरा तुम लोग, क्या तुम्हें आर्गुमेंट्स फॉर और आर्गुमेंट्स अगेंस्ट, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, दोनों चीजें क्लियर कट तरीके से समझ में आ गई? बताओ, जल्दी बताओ। पिकाचू से मिलना चाहोगे? लो मैं तुम्हें पिकाचू से मिला देता हूं। पिका पिका, हाँ जी। नोट्स बनाना नहीं है बेटा, ये पीडीएफ दे दूंगा मैं तुम्हें। क्लियर है? बताइए। बैड डिसीजन वाला ये बता रहा हूं मैं तुम्हें। बैड डिसीजन का मतलब क्या है कि देखो, आपने एक नेता को मौका दिया कि नेता पॉलिसी बनाए, नेता को पॉलिसी का पी भी नहीं आता है, तो इलेक्टेड लीडर्स नीड नॉट नो एवरीथिंग, ठीक है। जरूरी नहीं कि उनको सब कुछ पता होगा इलेक्टेड लीडर्स को, इलेक्टेड लीडर्स भी भोंदू होते हैं, तो इनकेपेबल लीडर्स, एट टाइम्स इनकेपेबल लीडर्स डू टेक डिसीजंस इन डेमोक्रेसी एंड दिस मे लीड टू बैड डिसीजंस, और इसी कारण से गलत निर्णय भी आ सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि इलेक्टेड लीडर्स जो है वो बैड डिसीजंस भी ले सकते हैं डेमोक्रेसी में, ये डिसएडवांटेज है, ठीक है। तुम जिसे होशियार समझ रहे हो, जरूरी नहीं कि हर आदमी होशियार हो। भाई हैंडलिंग डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स नहीं समझ आया, ओके भाई। ठीक है, तो हैंडलिंग डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स का मतलब ये कि डेमोक्रेसी में क्या होता है ना कि अलग अलग तरह के लोगों को भी संभाला जाएगा। जैसे हिटलर ने क्या किया जर्मनी में, उसको ज्यूज नहीं पसंद थे, ज्यूज थे, आर्यंस थे, डिफरेंसेस थे, तो उसने बोला बुलडोजर चलवा दो ज्यूज के ऊपर, समझ में आया? तो क्या हो गया कि हिटलर ने, डिक्टेटरशिप ने डिफरेंसेस को हैंडल नहीं किया अच्छे से, उन्होंने डिफरेंसेस को और कन्फ्लिक्ट को रौंद दिया। लेकिन डेमोक्रेसी में आप भले ही कितने ही लोग अलग अलग हो, कितने ही कन्फ्लिक्ट हो, आप उसको केयरफुली हैंडल करते हो, ठीक है, मैनेज करने की कोशिश करते हो, समझ गए? अकाउंटेबिलिटी का मतलब आंसरेबल होना, क्लियर हुआ? चलो भाई, अब देखो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज द लास्ट टॉपिक। अपन ने वाई डेमोक्रेसी तो समझ लिया, व्हाट इज डेमोक्रेसी भी समझ लिया, ये ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? तो जैसे अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया भी था वहां, डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट इलेक्शंस। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ इलेक्शंस नहीं होता है, समझे, कि सिर्फ इलेक्शन करवा दिया डेमोक्रेसी हो गई। डेमोक्रेसी इज मच बियॉन्ड दिस। डेमोक्रेसी इससे कई गुना बाहर भी है, और वो कई गुना बाहर क्या है, जल्दी बताओ? वो कई गुना बाहर यह है कि डेमोक्रेसी एक जीवन जीने का तरीका है। इसका एक एग्जांपल देता हूं, एक दो, हाँ। चलो अब देखो क्या है यहां पे, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी समझते हैं कि हम सबसे पहले तो डेमोक्रेसी ही क्यों, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या है ना, कोई एक व्यक्ति रूल नहीं कर रहा होता है। डेमोक्रेसी में अगर आप जैसे देखोगे, डेमोक्रेसी एज ए गवर्नमेंट इज अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जहां पे लोग क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। और इसका एडवांटेज भी है कि वाई रिप्रेजेंटेटिव्स आर चूजन। डेमोक्रेसी में ऐसा भी तो हो सकता है, पहले जैसे एक कंट्री था एथेंस, तो वहां पे क्या होता था ना कि सारी जनता जाती थी, सारी जनता बैठती थी, सारी जनता निर्णय लेती कि चलो आओ, आ जाओ काका जी, तय करें आज क्या काम करना है। तो पहले
क्योंकि पॉपुलेशन कम थी तो सारे लोगों को इन्वॉल्व करना पॉसिबल था, उसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते थे। लेकिन आज इतनी बड़ी जनसंख्या है, ठीक है, इतने सारे लोग हैं, हम 120 करोड़ लोग हैं, क्या है पॉसिबल है कि 120 करोड़ लोग एक साथ रोज मिल पाए, रोज निर्णय ले पाए? पॉसिबल ही नहीं है कहीं से कहीं तक, ठीक है। तो अब आपको समझना है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट, क्योंकि वहां पे जो है पीपल इलेक्ट देयर रूलर्स एंड देयर रूलर्स रिप्रेजेंट देम। तो अब सवाल ये आता है कि व्हाई डू वी फॉलो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इसलिए भी फॉलो करते हैं क्योंकि आज के समय में द पॉपुलेशन साइज इज वेरी लार्ज, इतने सारी जनता है, और इतनी सारी जनता है तो डायरेक्ट रूल पॉसिबल ही नहीं है। डायरेक्ट रूल पॉसिबल नहीं कि आप सबको इन्वॉल्व कर पाओ। और एक और चीज है, एक पॉइंट तो ये हो गया, और दूसरा नॉट ऑल ऑफ देम हैव द नॉलेज ऑल्सो, ठीक है, नॉट ऑल ऑफ देम हैव द नॉलेज ऑल्सो। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आपको देखने को मिल रहा है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है, जहां पे हम खुद हर डिसीजन नहीं लेते हैं, हम अपने बिहाफ पे एक नेता चुन लेते हैं और वो नेता हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेता है, नेता हमारे बिहाफ पे निर्णय लेता है। तो अब सवाल यही आता है कि ऐसा क्यों, वाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डायरेक्ट गवर्नमेंट क्यों नहीं है? बिकॉज देयर आर टू मेनी पीपल, ठीक है, और टू मेनी पीपल कैन नॉट बी इन्वॉल्व, इट इज नॉट पॉसिबल डायरेक्टली टू इन्वॉल्व एवरीवन, ठीक है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि आप डायरेक्टली हर इंसान को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। नॉट ऑल ऑफ देम हैव द नॉलेज ऑल्सो, और अगर सबको इन्वॉल्व कर भी लोगे तो सबके अंदर उतना दिमाग नहीं है कि देश चला लेंगे, ठीक है, वो अपने कह सकते हैं ना घर चला ले, वही बहुत बड़ी बात होती है। तो इसीलिए हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करते हैं और एक रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब बात आती है क्या कि डेमोक्रेसी में सिर्फ सरकार चुन लेना और सरकार चलाने तक का काम नहीं होता है। डेमोक्रेसी इज बियॉन्ड गवर्नमेंट, ठीक है, तीसरी चीज में बता रहा हूं ना। तो डेमोक्रेसी इज बियॉन्ड गवर्नमेंट। बियॉन्ड गवर्नमेंट का मतलब क्या है, जिसमें बता रहा हूं, डेमोक्रेसी इज अ वे ऑफ लाइफ। डेमोक्रेसी में एक पॉइंट पे आने के बाद में, जैसे इलेक्शंस हो गए, सरकार चुन ली, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, सबको वोटिंग राइट है, फाइनल डिसीजन इलेक्टेड लीडर ले रहा है, तो डेमोक्रेसी के सारे फीचर्स फुलफिल हो गए। लेकिन बात सिर्फ डेमोक्रेसी तक नहीं है। अब आप डेमोक्रेसी को एक गुड डेमोक्रेसी और एक बैड डेमोक्रेसी में कंपेयर करने लगते हो। गुड डेमोक्रेसी वो होती है जहां पे आपके पास में बहुत ऑप्शंस होते हैं, जहां पे आपके पास में अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, जहां आपके पास में अलग अलग होराइजंस होते हैं, जहां आप अलग अलग तरह से सोच सकते हो, ठीक है। तो वो डेमोक्रेसी होती है, समझ में आ रहा है, वो डेमोक्रेसी होती है गुड डेमोक्रेसी। तो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में ये बता रहे हैं कि कैसे हम डेमोक्रेसी को एक गुड डेमोक्रेसी बना सकते हैं। अगर सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज how we can make a good democracy, how we can make a good democracy out of, how we can make a good democracy out of, how we can make a good democracy out of, क्या बोलेंगे, हाँ, how we can make a good democracy out of, how we can make a good democracy out of, how we can make a good democracy out of democracy। एक डेमोक्रेसी से एक गुड डेमोक्रेसी हम कैसे बना सकते हैं, दैट इज द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, वो डेमोक्रेसी का एक ब्रॉडर मीनिंग होता है, समझ गए। तो हाउ वी कैन मेक अ गुड डेमोक्रेसी आउट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी से और एक बड़ी डेमोक्रेसी और एक अच्छी डेमोक्रेसी कैसे निकाल सकते हो, वो है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो आज के समय में जैसे बता रहा हूं, तो डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू दी गवर्नमेंट या फिर इलेक्शंस, डेमोक्रेसी इज बियॉन्ड दैट। डेमोक्रेसी में आप क्या करते हो, फैमिली की वॉइस जो है, जैसे अगर मान लो एक फैमिली के अंदर सारे डिसीजन पापा ले रहे, पापा बोल दिया, कह दिया ना बस, तो वो आप क्या बोलोगे कि उनकी फैमिली डेमोक्रेटिक नहीं है, क्यों? क्योंकि पापा की चलती है, बच्चों की मम्मी की सुनता ही नहीं कोई, है ना। तो स्कूल में, जैसे अगर मान लो स्कूल में क्या है, एक टीचर जो है, टीचर आया, टीचर ने क्या किया, जो क्लास चालू करी अपनी और बोल दिया, मैं ये उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा, सब एग्जाम में टॉप करके आना भाई। आप क्वेश्चन पूछने के लिए खड़े हुए तो टीचर मुझे चुपचाप बैठ जाओ, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता मुझसे। तो ये क्या है, ये एक नॉन डेमोक्रेटिक तरीका है पढ़ाने का। क्वेश्चन पूछ सकते हो तुम बेटा मैं डेमोक्रेटिक तरीके से पढ़ाता हूं, समझ में आ रही मेरी बात। तो बेसिकली एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, जहां पे people have the options to ask the questions, people have the provisions to get the answers। तो वो एक डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, वो एक डेमोक्रेटिक सेटअप होता है। तो वॉइस इन दी फैमिली अगर हम समझे यहां पे, तो डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो डेमोक्रेसी इज मच बियॉन्ड दैट।
ठीक है, कि डेमोक्रेसी सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, वो जीने का एक तरीका है, ठीक है, जीने का एक तरीका है, रहने का एक तरीका है, जहां पे आप डेमोक्रेसी से एक गुड डेमोक्रेसी की तरफ जाने की कोशिश करते हो, ठीक है। डेमोक्रेसी इज लाइक एन ऑनगोइंग एफर्ट। कैसे? डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अ फिनिश प्रोडक्ट, कि आप ये नहीं बोल सकते हो जैसे घर कंप्लीट कर दिया, रहने चले गए, हाँ घर कंप्लीट है, नहीं। डेमोक्रेसी एक सपना है जो कंटिन्यूसली चलता रहता है। डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है, इट रिक्वायर्स कांस्टेंट एफर्ट फ्रॉम बोथ रूलर्स एंड सिटीजंस टू अपहोल्ड एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेटिक वैल्यूज को कंटिन्यूसली आप क्या करते हो? कंटिन्यूसली चेरिश करते हो, आप कंटिन्यूसली थ्राइव करते हो। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी एक फिनिश लाइन नहीं है। डेमोक्रेसी इज लाइक अ मूविंग टारगेट, कि आप और बेहतर से बेहतर बनने की कोशिश करते हो, और ज्यादा लिबर्टी दो, और ज्यादा फ्रीडम दो, और ज्यादा राइट्स दो, और ज्यादा बेटर लिविंग कंडीशंस क्रिएट करो, लोग एम्पावर्ड हो, तो वो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी है। कैसी लगी बताओ? ब्रॉडर डेमोक्रेसी कैसी लगी? हाँ जी, जानू पीएफ पार्टी का नाम है बेटा। चैप्टर खत्म हो गया ये लो। अब इस चैप्टर में जैसे अगर अपन देखें तो इस चैप्टर में अपन ने बहुत सारे कीवर्ड्स पढ़े हैं। जैसे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है? तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट व्हेन people get to make decision about how the country is run, people choose their leaders by voting and leaders have to listen to the people and do what's best for them. डिक्टेटरशिप क्या होती है? एक डिक्टेटरशिप जहां पे वन इंडिविजुअल होल्ड्स एब्सोल्यूट पावर। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब ये डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक के डिफरेंस पूछे जा सकते हैं। मोनार्की जहां पे किंग क्वीन और एम्परर जो है वो रूल करता है, ठीक है। तो सारे कीवर्ड्स। वन पार्टी सिस्टम जहां पे एक ही पार्टी का सिस्टम चलता है, जैसे चाइना में वन पार्टी सिस्टम है। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या है? जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने इशू किया था, जिसके चलते उसने क्या करा? पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके एंड अलाउड द प्रेसिडेंट टू रिमूव द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को हटा के खुद अपने पास में पावर ले लिया। रेफरेंडम क्या है? एक बच्चा पूछ रहा था, तो मैंने वही जो चैप्टर के अंदर कीवर्ड्स है सारे कीवर्ड्स डाल दिए। रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम इज अ टाइप ऑफ वोटिंग जहां पे गवर्नमेंट आस्क पीपल टू वोट ऑन अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ ने करवाया रेफरेंडम कि मैं पावर में रहूं बना या ना रहूं, हाँ बोलो या ना बोलो बस, ठीक है। और हाँ को ही उसने पुश करवा दिया, ठीक है, जब किसी मुद्दे पे डायरेक्ट वोटिंग होती है एक तरह से। पीआरआई क्या है? तो मेक्सिको में जैसे एक पार्टी थी, ठीक है, पीआरआई स्टार्टेड बाय पुल्टारको, तो ये वैसे ध्यान नहीं भी रखोगे चलोगे, तो ये जो एंड वाज द फर्स्ट कॉल्ड द नेशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी कहा जाता है पहले। और पीआरआई जो है तो लंबे समय तक 1929 से 2000 तक चुनाव जीतती चली आई, 70 सालों तक। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस क्या होते हैं? यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज मतलब वन पर्सन वन वोट वाली जो बात करते हैं कि सबको इक्वल वोटिंग राइट मिले। रूल ऑफ लॉ मतलब क्या है? कि लॉ सबसे ऊपर है और सारे लीडर्स जो है तो उन्हें वो लॉ फॉलो करना होगा। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है? जहां पे इलेक्टेड लीडर्स जो रहते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव जो रहते हैं वो हम चूज करते हैं, मतलब जो हम है तो हम वोटर्स क्या करेंगे? हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करेंगे और वो फिर सरकार चलाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब जिसमें लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर लिया और रिप्रेजेंटेटिव्स देश चलाते थे। कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको पता ही है, संविधान जो होता है। अकाउंटेबल गवर्नमेंट मतलब क्या है? कि ऐसी गवर्नमेंट जहां पे लीडर्स मस्ट एक्सप्लेन देयर एक्शंस एंड डिसीजन टू द पीपल, कि पीपल कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द गवर्नमेंट कि क्यों भाई पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, एंड गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल आंसरेबल टू द पीपल, वो होता है अकाउंटेबल गवर्नमेंट, ठीक है। पीडीएफ बेटा ऐप पे ही मिलेगा, तुम माय कोर्स वाले सेक्शन में जाओगे ना तो ऐप पे ही मिलेगा। क्लियर हुआ? चलो अब एक बार रिकैप कर ले, बताओ समझ में आया चैप्टर? रिकैप करेंगे क्वेश्चंस की मदद से। देखो आज का जो चैप्टर था अपना, ये चैप्टर को आप क्या कर सकते हो? आज के चैप्टर को आप दो हिस्सों में तोड़ो। पहले तो व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी में आपको सिर्फ डेफिनेशन और 4 फीचर्स ध्यान रखना है, और वही क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। स्टेट द मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो चारों फीचर, एक फीचर, 2 फीचर, 3 फीचर, 4 फीचर, ये चारों फीचर्स लिखना होंगे तुम्हें कि लीडर्स इलेक्टेड बाय द पीपल शुड हैव फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर, ठीक है। सेकंड वाला आप क्या लिखोगे कि डेमोक्रेसी में एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जहां पे हाँ, डेमोक्रेसी में एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि वहां पे आपको क्या देखने को मिले कि मतलब देयर शुड बी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड करंटली दोज हु आर इन पावर हैव द चांस टू गेट आउट ऑफ द पावर आल्सो, है ना। और तीसरा, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू होना चाहिए। चौथा कि गवर्नमेंट शुड, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है ना, तो रूल बाय लॉ होना चाहिए, एंड रूल बाय लॉ होना चाहिए, और गवर्नमेंट शुड रिस्पेक्ट सिटीजंस राइट। तो वो चारों फीचर और डेमोक्रेसी की फीचर डेफिनेशन,
ये एक सेक्शन है और ये क्वेश्चन बन के भी आता है। इसमें अब कभी कभी क्या होगा, जैसे मैंने एस्टेरिस्क लगा के बता दिया है कि पाकिस्तान का केस पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान में क्या फीचर नहीं फॉलो हुआ था, तो पाकिस्तान की स्टोरी आपको पता है। जैसे यहां जिम्बाब्वे की पूछी कि वाई जिम्बाब्वे इज नॉट कंसिडर्ड एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो आप बताएंगे कि जानू पीएफ था और वो जो रॉबर्ट मुगाबे था वो रूल कर रहा था, लेकिन रूल करने के बाद में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड था वो, लेकिन उसके बावजूद उसने क्या करा कि अपोजिशन को हटा दिया, मीडिया अपने कंट्रोल में कर लिया, अपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। तो उसने क्या किया, उसने सारी जो टेक्टिक्स का इस्तेमाल किया वो। ये होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आज की डीपीपी है बेटा, ठीक है, ये आज की डीपीपी है तुम्हारी, ध्यान रखना, ये आज की डीपीपी है, ठीक है, आज की डीपीपी है। इस डीपीपी को मैं तुम्हें एमसीक्यूज भी डाल के देना शुरू करूंगा डीपीपी में, तो दैट विल बी बेटर, ठीक है। तो ये आज की डीपीपी है, इसमें तुम्हें क्या करना है, समझ रहे हो ना, आज की डीपीपी, इसमें तुम्हें क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखना है। गिव आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स क्या है, तो इनस्टेबिलिटी है, करप्शन है, डिलेज इन डिसीजन मेकिंग है, बैड डिसीजंस होते हैं, तो वो सारे पॉइंट जो अपन ने आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट या फिर इसको डिसएडवांटेज में पूछ लो, कैसे भी पूछ लो, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स फेवर मतलब वो पॉजिटिव वाले सारे बताना है आपको, सिंपल। और लास्ट में ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में आपको बताना है कि डेमोक्रेसी इज ऑलवेज इवॉल्विंग, इट इज बियॉन्ड गवर्नमेंट, जहां पे डेमोक्रेसी कोई एक कह सकते हैं ना प्रोडक्ट नहीं है, डेमोक्रेसी बेटर एंड बेटर होने की बात है, तो वो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में है। क्लियर है। इन चार कितने 5 क्वेश्चन है, देखो अगर आप देखोगे तो 5 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर समराइज हो रहा है। इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपने अगर लिख लिया तो पूरा चैप्टर, डीपी मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर, ठीक है। तो ये डेली प्रैक्टिस पेपर आपका यही हो गया, ठीक है, कि आपको डेली जो क्वेश्चन दूंगा वो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस होते हैं, चैप्टर से यही क्वेश्चन बनते हैं, इनके आंसर्स लिखना है, अगले दिन सोल्यूशन मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा वो बता रहा हूं, समझना बाबू। जैसे उदाहरण के तौर पे आप क्या करोगे, माय कोर्सेज में जाओगे, माय कोर्सेज में गए, कोई मेरे पास तो पूरी दुनिया भर के कोर्सेज इतने सारे, ठीक है। माय कोर्सेज में जाने के बाद में आपका कोर्स आपको दिख रहा होगा 9th अभय बैच, 9th अभय में जाओगे, सोशल साइंस खोलोगे, सोशल साइंस खोलने के बाद एक बार और सोशल साइंस खोलोगे, तो जैसे तुम्हें दिख गया क्या, ये फर्स्ट फ्री क्लास थी, पीपल एज रिसोर्स का पीडीएफ ये रहा, तो ये पीपल एज रिसोर्स का पीडीएफ दिख रहा है, हाँ ये पीपल एज रिसोर्स का पीडीएफ हो गया जो अपनी पुरानी क्लास थी उसका। अब क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी का पीडीएफ भी यहीं आ जाएगा, जैसे नोट्स है ना यहाँ पीडीएफ आ जाएगा, इसके बाजू में एक और टैब बनेगा जहां पे सॉल्यूशंस मिलेंगे, सॉल्यूशन डीपीपी सॉल्यूशंस करके कर दूंगा मैं, या फिर होमवर्क क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस करके, जिसमें सारे पीडीएफ लग जाएंगे होमवर्क क्वेश्चंस के सॉल्यूशन वाले, ठीक है। एक सेक्शन और बना देता हूं मैं, क्लियर हुआ, आ गया समझ, क्यों भाई बताइए, क्लियर है। चलो आप कोई सवाल हो तो बताओ, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी फिर से बता दो बेटा, हेडिंग समझो, आधी चीज तो हेडिंग पे डिपेंडेंट रहती है ना। डेमोक्रेसी क्या, डेमोक्रेसी सिर्फ सरकार नहीं है, डेमोक्रेसी में आप देख रहे हैं कि इट इज सेंट्रिक टू द पीपल, तो हम पीपल जो है वो इलेक्शन में वोट देते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं, हम एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जीते, क्यों, तो 2 पॉइंट है, क्योंकि प्रोवाइडेड द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज नॉट पॉसिबल, इतने सारे लोग हैं तो आप डायरेक्ट कैसे पार्टिसिपेट करोगे, हर इंसान से थोड़ी ना पूछ सकते हो, तो आप हर इंसान के रिप्रेजेंटेटिव से पूछते हो, तो चुनाव में एक एक रिप्रेजेंटेटिव चूज होता है, तो हर इंसान के रिप्रेजेंटेटिव से पूछा जा सकता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज नॉट पॉसिबल, तो वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हो गई। और अब उस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बाद में दूसरा हर इंसान को इन्वॉल्व भी नहीं कर सकते हो, ये तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात हो गई। अब ब्रॉडर मीनिंग की बात करें और, तो डेमोक्रेसी सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं है, डेमोक्रेसी इज अ वे ऑफ लाइफ, डेमोक्रेसी हमारे स्कूल में, हमारे फैमिलीज में एक सिस्टम की तरह है जहां पे सबको इन्वॉल्व करना, सबकी सुनना, दिस इज द पार्ट। और डेमोक्रेसी कोई ऐसा नहीं कि हाँ ये कंप्लीट डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज ऑलवेज अबाउट गुड डेमोक्रेसी, आप कैसे और इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है, कैसे गवर्नमेंट और ज्यादा लोगों को सर्व कर सकती है, कैसे लोग और ज्यादा मैच्योर हो सकते हैं, कैसे और ज्यादा इक्विलिटी दी जा सकती है। तो डेमोक्रेसी इज ब्रॉडली अ सिस्टम विच इज एवर इवॉल्विंग, कंटिन्यूसली इवॉल्व होता रहता है, समझे। वाई डेमोक्रेसी में बाबू, डेमोक्रेसी के पॉजिटिव और डेमोक्रेसी के नेगेटिव, कि फायदे क्या क्या है और नुकसान क्या क्या है। फायदे में अकाउंटेबल है, डिसीजन मेकिंग जो रहती है तो बेटर डिसीजन मेकिंग होती है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन निकल के आता है,
डेमोक्रेसी अलाउज अस टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक्स, डेमोक्रेसी में डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स है, राइट्स होते हैं इंडिविजुअल्स के, सब कुछ है ना। आपको अब कुछ नहीं करना है, आपको इसके साथ में बार बार रिवाइज करना है बस, ठीक है। ये जो शॉर्ट क्रिस्प नोट दिए, कीवर्ड सारे याद कर लेना, इससे रिवाइज करना और एनसीईआरटी पढ़ लेना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और इन क्वेश्चंस को याद कर लेना, घूट लेना, इनके आंसर दूंगा मैं तुम्हें। अगर तुम्हें टॉप करना है मेरे दोस्तों, तो जिगारा भाई की बात मानो, रोज क्वेश्चंस जो दिए जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को याद कर लेना, सॉल्व करने की कोशिश करना। देखो आंसर राइटिंग कैसे डेवलप होगी, बच्चे बोलते हैं आंसर लिखते नहीं आते सर। अब मैंने आपको एक बहुत अच्छे से समझाया कि व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन 775वीं बार बता रहा हूं मैं फिर से कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो आंसर लिखो क्वेश्चन के हिसाब से कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, 4 फीचर्स, तो 4 फीचर्स अब यहां आगे बढ़ा दो, ठीक है, सिंपल, सॉर्टेड, खत्म, समझे, ऐसा रहता है। ठीक था, समझ आया आज की क्लास में सब कुछ। चैप्टर 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया गाइस, पढ़ते रहना। देखो बेटा बैकलॉग मत बनने देना, अगर बैकलॉग बनाया तो गड़बड़ हो जाएगी, बैकलॉग नहीं बनने देना यहां, ठीक है। सारी कंट्रीज के एग्जांपल, पाकिस्तान का एग्जांपल है जहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि एक नॉन इलेक्टेड लीडर डिसीजन ले रहा था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, उसके 2 एग्जांपल थे। एक मेक्सिको जहां पे पार्टी तो थी लेकिन वो पार्टी अनफेयर तरीके से पावर में थी, एंड पीपल वर गेटिंग द ऑप्शंस टू वोट बट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं थे। और चाइना एक एग्जांपल है जहां पे एक ही पार्टी है तो पीपल डू नॉट हैव द ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, रियल चॉइस ही नहीं है, ठीक है। फिर तीसरा एग्जांपल जो था अपना कौन सा, 1 पर्सन 1 वोट वाला, तो उसमें अपन ने सऊदी अरेबिया का केस देखा, एस्टोनिया का देखा, फिजी का देखा, जहां पे इक्वल वोटिंग राइट नहीं थी, तो काहे की डेमोक्रेसी फिर। और चौथा एग्जांपल अपन ने देखा जिम्बाब्वे का, जहां पे क्या है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, डिसीजन वही ले रहा था जो इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट था, इक्वल वोटिंग राइट था, लेकिन उसके बावजूद भी क्या था, राइट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था जिम्बाब्वे में। जानू पीएफ पार्टी का जो लीडर था रॉबर्ट मुगाबे, अनफेयर तरीके से वो क्या कर रहा था, रूल ऑफ लॉ नहीं था वहां पे, उसने रूल बाय लॉ शुरू कर दिया था, अपने हिसाब से कानून बदल रहा था, मेरा वचन ही है शासन कर रहा था, राजमाता शिवगामी बन रहा था बेटा ठीक है, क्लियर है। चलो भाई, तो कंसिस्टेंट रहना। देखो मैं आज फिर कहूंगा वही, क्या मेरे प्यारे बच्चे, गुलू गुलू कर दूं मेरे प्यारे पप्पू